हेलो एवरीवन, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज और साथ साथ हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के मोशन के, स्पेशली वेलोसिटी एंड ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स वाइज सेंटर ऑफ मास, और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था ना काइनेमेटिक्स, वो सेंटर ऑफ मास के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ना आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि जो रेगुलर बॉडीज है ना उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे याद रखते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, एक बताया था मैंने, चीटिंग तो होते रहेगी, सिलेबस देख लो, राइट। चीटिंग, सी फॉर चीटिंग, तो टी फॉर होते रहेगी, एच, सी टी एच, आर, सिलेबस देख लो। इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, सनी देओल, राइट। इससे फिर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे रेशियो का यहाँ लगाना था, और फिर बीच से यहाँ से स्टार्ट करते 2 3 4, फिर यहाँ लिखते 2 3 4, ओके। यहाँ पे हम करते पाई 8 3 पाई। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, एच एच दो में और यहाँ से फिर आर 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 आर, ये बताया था मैंने। यहाँ ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये बेसिकली है कोन C4 कोन, और ये कोन कौन सा है, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। टी किसके लिए है, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर लेमिना लेमिना ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है। और ये होलो कोन के लिए भी यूज होता है, होलो कोन का भी यही होता है, राइट। फिर हमने बात किया था एच के बारे में। एच क्या है, होलो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है। और आर है हमारे पास हाफ रिंग। फिर एस क्या है, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर। और साथ ही साथ डी क्या है, डिस्क, याद रहेगा, कोई दिक्कत। इसके अलावा मैंने ना दो होमवर्क भी दिए थे, ठीक है। क्या था कि एक हमें निकालना था एक सेक्शन ऑफ रिंग का और सेक्शन ऑफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी ऐसा दिया रहे ना, अगर तुम्हें एक सेगमेंट के बारे में बोला जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सबसे बढ़िया क्या रहता है कि उसको ना हम किसी एक एक्सिस के सिमेट्रिक में ले ले, जिससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेता हूँ सिमेट्रिक, यहाँ बीच से पास होता हुआ हम एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और ये मैंने ले लिया ओरिजिन, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बच जाऊंगा, वाई सी एम निकालने से, क्योंकि सिमेट्रिक, ये एकदम सिमेट्रिक है दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सेंटर ऑफ मास जो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेंटर मास वो इसी एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। तो इससे मुझे वो निकालना नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट निकालना नहीं पड़ेगा, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। अब रिंग का कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इसको मान लिया ये थीटा, यहाँ पे थीटा। अब रिंग का जो पहले निकालते थे लॉजिक सारा कुछ वही रहेगा, यहाँ से हम एक छोटा सा एंगल फाई लेते हैं और उससे डी फाई लेते हैं, और इसका जो होगा फाई से डी, ये फाई एंगल पे एक छोटा सा एंगल ले लिया डी फाई, और ये जो सेगमेंट होगा इसका लेंथ क्या हो जाएगा, डी एल, इसका क्या हो जाएगा, आर डी फाई, है ना, कोई दिक्कत। और अगर इसका लीनियर मास डेंसिटी हमने लेमडा ले लिया, लेमडा इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रिंग, ठीक है। अगर हमने ये मान लिया तो हमारे पास डीएम का वैल्यू कितना होगा, डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा डीएल और लेमडा आर डी पाई, कोई दिक्कत। अब हमें पता है इसका y कंपोनेंट तो होगा नहीं, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इसका x पोजीशन ये होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, r cos फाई, ये होगा ना इसका इस पोजीशन का x कोऑर्डिनेट, राइट। तो हम यहाँ पे एक्स सी ओ एम निकालें तो ये क्या होगा,
इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी एम, है ना। एक्स का वैल्यू क्या है, आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव, और डी एम का वैल्यू है लेमडा आर डी फाइव, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है और डिवाइड बाय इसका इंटीग्रेशन होगा लेमडा आर डी फाइव। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम ना ये जो इसका जो लिमिट है वो क्या लेंगे, क्योंकि देखो डी फाइव से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो एंगल होगा उसको हम कहाँ से कहाँ लेंगे, तो ध्यान रखो हम क्या लिए, मिडिल सेक्शन से हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस लाइन। तो ये जो एंगल होगा वो माइनस थीटा होगा और ऊपर वाला प्लस थीटा। तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, यहाँ माइनस थीटा से प्लस थीटा तक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम एक्स यू हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो लेमडा आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, है ना। ये हो गया, और cos फाइव को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन फाइव, साइन फाइव कहाँ से, माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, डिवाइड बाय ये कितना होगा, लेमडा आर अगेन बाहर निकला, ये कितना हो जाएगा, डी फाइव इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइव आ जाएगा, ये माइनस थीटा ये प्लस थीटा यहाँ पे प्लस थीटा तक, ठीक है। लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, आर ये बचा क्या, सिर्फ आर। साइन फाइव का वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा का तो होगा थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब साइन यहाँ पे गया माइनस, अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा, तो हमें पता है साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे थीटा माइनस माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो ये कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू आर साइन थीटा हो जाएगा ऊपर में, टू आर साइन थीटा डिवाइड बाय टू थीटा, तो हमारे पास ये टू टू कट गया, एक्स यू एम क्या निकला हमारे पास, आर साइन थीटा अपॉन थीटा, याद रहेगा ये थीटा है, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये है हमारे पास सेंटर ऑफ मास एक रिंग के सेक्शन का निकालने का। तो अगर हम मिडिल सेक्शन से ले तो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या है, आर साइन थीटा अपॉन थीटा। ध्यान रहे कि मिडिल से ले रहे हैं, मिडिल लाइन पे, कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर हमें डिस्क का लेना है, मैं एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हो गया हमारा डिस्क, यहाँ पर भी ये सेगमेंट ले लेंगे हम, और एक्स एक्स लेंथ पे हम ना छोटा सा dx लेंथ लगा ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये है, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, राइट। तो अगर हम इसका ये जो आर्क है इसका लेंथ निकालना चाहें तो एल बराबर क्या होगा, इसको मान लेते हैं डी एल, डी एल और ये एल ही ले लेते हैं एल। इसका आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ होगा आर, यहाँ से रेडियस, ये रेडियस क्या है एक्स, एक्स टू थीटा, है ना, यानी टू एक्स थीटा कर सकते हैं। और इसका लीनियर मास सरफेस मास डेंसिटी के लिए हमें वो जो एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका ये जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, डी ए ले लेते हैं। तो डी ए इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू डी एक्स, यानी कि टू एक्स थीटा डी एक्स, कोई दिक्कत। अब मुझे ना इसका मास निकालना है, डी एम बराबर क्या होगा, तो अगर इसका सरफेस मास डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है तो सिग्मा इंटू डी ए, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा टू एक्स थीटा डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्या करते हैं, ये एक्स लिखते हैं, डीएम का वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो यहाँ मिस्टेक ये है कि ये जो एक्स होता है ना, जब फॉर्मूला जो लिखते हैं इसमें जो एक्स होता है ये इस डीएम मास जो हम ले रहे हैं उसका उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर ये हमने रिंग लिया है ना, तो यहाँ पे जो ये जो स्मॉल एक्स दे रहा है ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ ये जो स्मॉल डी ए है उसका, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एक्स है इट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM of center of mass of
dm, ठीक है, ये सिंपल x नहीं है, तो यहाँ पे इस x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा, अब सिंस रिंग है तो रिंग का हमने अभी क्या देखा था, सेंटर ऑफ मास का r sin थीटा अपॉन थीटा, तो यहाँ पे r की जगह पे ये तो इस आर्क का हो जाएगा रेडियस x, तो इसका इस जगह पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x sin थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, ये हो गया। और अब dm की जगह पे यहाँ पे आएगा लेमडा सॉरी सिग्मा 2x थीटा dx, ठीक है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन सिग्मा 2x थीटा dx। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके r तक, रेडियस अगर इसका r है तो 0 से r आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये थीटा है, यहाँ पे थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक कट गया। अब यहाँ से जो कांस्टेंट वाले पार्ट है उनको बाहर निकालेंगे, ध्यान रहे यहाँ थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्क में थीटा फिक्स है, सिर्फ वेरिएबल क्या है x, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, क्या सिग्मा टू और यहाँ पे साइन थीटा, ये बाहर आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, और बचेगा क्या x, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे भी सिग्मा टू बाहर आ जाएगा, सिग्मा टू और थीटा आ गया बाहर, और 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे dx को, तो सिग्मा टू कट गया, यहाँ पे बचा कितना साइन थीटा अपॉन थीटा। अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक, तो क्या आएगा, ऊपर हमने लिख लिया साइन थीटा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर को 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा r क्यूब अपॉन 3, और नीचे क्या आ जाएगा, ये dx को इंटीग्रेट करेंगे, नीचे थीटा है पहले, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे dx ही नहीं है, यहाँ पे x भी है, x dx, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, ओके। तो सिंपल है ये, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, ये 2 चला गया ऊपर, 2 साइन थीटा अपॉन ये 3 आएगा 3 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास और डिस्क और एक सेक्शन ऑफ डिस्क, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक्स सी ओ एम बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 3 थीटा, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इन दो क्वेश्चन से मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे हम ना डिस्क और रिंग के केस में फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास को, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ मेंस के क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 2000 इसी साल का 2025 का क्वेश्चन है मेंस का। द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, ये थिन रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखा है विथ साइड ऑफ लेंथ ए एंड बी हुज मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी, वेयर सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास, ये कैसे निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये सिग्मा है ना, ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के साथ वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के चलते हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये b/2 पे लाई करेगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो y कोऑर्डिनेट जो होगा ना सेंटर ऑफ मास का, वो b/2 होगा। अब देखो b/2 किस में है, 1 2 3, ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों में b/2 है। हमें क्या फोकस करना है, x कोऑर्डिनेट पे। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल, जैसे हमने निकाला था रोड के लिए, हम क्या करते हैं x डिस्टेंस से, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dx, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले पार्ट का dx इंटू बी, यहाँ पे डी ए क्या होगा, ये हो जाएगा dx, और ये b यानी कि b dx लिख देते हैं, ये विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया b dx। अब हमें dm निकालना है, तो dm वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा b dx, और सिग्मा का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये सिग्मा नॉट x अपॉन, और ये कहाँ पे है, यहाँ x ले रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा नॉट x आ जाएगा अपॉन ए बी इंटू बी डी एक्स, ये बी बी कट गया, तो हमारे पास dm का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा नॉट अपॉन ए डी एक्स, और यहाँ पे x है, ठीक है,
कोई दिक्कत? हम फिर क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला को लिख लेंगे, एक्स सी ओ एम निकालेंगे, एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। सिंपल है। अब ये भी अगेन इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पर ही होगा, अगर एक्स पे लें तो, राइट। तो यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डी एम का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए डी एक्स अपॉन सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो जीरो से लेके ए तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। अभी देखो सिग्मा नोट ए और सिग्मा नोट ए ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिग्मा नोट अपॉन ए इंटीग्रेशन, ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जीरो से ए तक इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड बाय, और नीचे कितना आ गया, सिग्मा नोट ए अगेन इंटीग्रेट जीरो से ए तक, राइट। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स डी एक्स रहेगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, राइट, अपॉन 3, और लिमिट है जीरो से ए, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ए क्यूब अपॉन 3 डिवाइड बाय, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और जो कि फाइनली हो जाएगा 2/3 ए। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है आर सी ओ एम का, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 2/3 ए और b/2, ये ऑप्शन है ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई दिक्कत, समझ में आया, इजी है, देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। अब क्वेश्चन ये देख लेते हैं, यहाँ पे रोड का दे रखा है, रोड ऑफ लेंथ एल हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी a plus b x square upon l square, where a and b are constant, the value of x for the center of mass of road is at। हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें जो इसका जो dm होगा, dm क्या होगा, ये सरफेस मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी और इनटू dx। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, a प्लस b, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी, सॉरी इस डीएम का लीनियर मास डेंसिटी से जो डीएक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएम का वैल्यू आ गया, राइट, यहाँ से कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स सी ओ एम निकालेंगे, एक्स सी ओ एम क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सिंपल सा बात है कि नहीं। तो यहाँ पे अगेन इस डीएम का सेंटर ऑफ मास जो होगा, यहाँ पे अगर डीएम ले तो इसका एक्स पे ही आएगा, इसी जगह पे आएगा, तो इसलिए इसमें एक्स का वैल्यू को वही रखेंगे। तो हो गया एक्स, और डीएम की जगह पे हमने क्या पुट किया, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय अगेन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो जीरो से एल तक, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक, सिंपल। यहाँ पे फिर अगेन एक्सियोम हम कर रहे हैं, अब यहाँ x मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, जीरो से एल, ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर, ये है डी एक्स, और नीचे कितना है, जीरो टू एल, यहाँ पे ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स, यही है। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एल तक, तो ये कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ए एल स्क्वायर अपॉन 2, ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अपॉन एल स्क्वायर, और एक्स का पावर 4/4, राइट। तो बी अपॉन एल स्क्वायर, एल का पावर 4/4, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे ए डी एक्स, यानी कि ए इंटू एल, प्लस यहाँ पे बी अपॉन एल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कि एल क्यूब अपॉन 3।
ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एल स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2, इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ऊपर में नीचे आएगा ए एल प्लस बी एल। ठीक है, और ये इसमें क्या है, ये यहाँ जो इस नो 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 एक मिस्टेक है इस जगह पर, ये बी एल स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड बाय यहाँ पे ए एल प्लस बी एल अपॉन 3, ये रहा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एल अगर हम यहाँ से एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले इस जगह से, तो कितना होगा, एल स्क्वायर बाय 4 को हम कॉमन ले लें, सिंपल सा। इसके बाद ना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सो दैट कि थोड़ा सा स्पेस बच जाए, नेक्स्ट पेज पे जाना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एल स्क्वायर बाय 4 में कॉमन ले लूँ, एल स्क्वायर अपॉन 4 को कॉमन ले लूँ, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 4a प्लस बी, और डिवाइड बाय, अगर यहाँ पे मैं एल बाय 3 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना होगा, 3a प्लस बी, है ना। अब ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3l 4a प्लस बी अपॉन 4 3a प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या है, देखो यहाँ पे एल स्क्वायर बाय 2 था, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बाय 2 लेंगे, तब यहाँ से अगर हम वो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 ही रहेगा, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन डी करेक्ट। सही है, ओके। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज। अब जो कंपोजिट बॉडीज जो होती है, कंपोजिट बॉडीज जब हम कह रहे हैं तो कहने का मतलब कि एक जो हमारा रेगुलर शेप है बॉडी उस तरह से ना हो, राइट, लेकिन उस बॉडी को हम ना डिफरेंट डिफरेंट जो रेगुलर शेप्स हैं जो हमारे नोन है उनमें हम ब्रेक कर ले, पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे कि ये बॉडी है तो इसको हम एक डिस्क और एक स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जब ऐसा कर लेते हैं तो उस डिस्क का जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, तो उस जो डिस्क वाला सेक्शन है उसके मास को हम उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे, राइट। जैसे इस डिस्क का मास हो गया m1 और इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया x1। ठीक है, और इस रेक्टेंगल वाले पार्ट को, स्क्वायर वाले पार्ट को हम जो सेक्शन है इसका मास ले लिया मैंने m2 और इसका सेंटर ऑफ मास हमने ले लिया x2। ठीक है, तो इसको हम एज ए डिस्क्रीट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल या सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स सी ओ एम, राइट, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, राइट। सिंपल। जो अलग अलग जो बॉडीज है जिनसे वो कंपोजिट बॉडीज मिलके बनी है, तो रेगुलर शेप की जो मासेस हैं उनका सेंटर ऑफ मास पे उनके पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान करके, ठीक है, उनको एक सिंगल सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स का जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक हमारा स्फेयर है और एक कोन है, ठीक है। इस पे कोन के टॉप पे स्फेयर को रखा गया है। अब इसमें बोला गया है, गिवन है कि हमारे पास डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेयर, राइट, डेंसिटी ऑफ स्फेयर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कोन का 12 टाइम्स है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ, उसके सेंटर पे होता है, राइट। ये आर है, तो यहाँ से इस जगह से इसका वैल्यू होगा आर, कोई दिक्कत। और कोन का कितना, ये सॉलिड कोन है, ठीक है। सॉलिड कोन का कितना पे होता है, मैंने बताया था शुरू में ही, h/4 पे होता है, राइट। याद करो फॉर्मूला यहाँ पे। ये सॉलिड कोन का कहाँ पे होता है, h/4 पे। तो h/4 मतलब कि यहाँ पे ये इसका हाइट है इस कोन का, इसका 4, 1/4, तो ये 4r है, ये ये है h, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ से h/4 पे, राइट, जो कि हो जाएगा हमारे पास r, कोई दिक्कत है ना। तो इस पूरे कोन का जो मास है इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे, और इस पूरे स्फेयर का मास को यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, एक ना इसका ये जो पूरी बॉडीज है, दोनों कंपोजिट बॉडीज का कॉम्बिनेशन जो है, ये क्या है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसी एक लाइन पे
लाई करेगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, राइट। ओके, अब इसका अगर मुझे M1 निकालना, मान लिया मैंने इसका M1 और इसका M2, तो इसका M1 का वैल्यू कितना होगा, M1 का इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सॉरी, पाई स्क्वायर एच तो होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है कोन का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम इनटू सॉरी डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई और आर क्यूब, राइट। यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ स्फेयर है हमारे पास है 12 इंटू डेंसिटी ऑफ कोन, तो डेंसिटी ऑफ कोन के फॉर्म में लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ कोन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर M2 निकाले हम, तो M2 क्या होगा, डेंसिटी ऑफ कोन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो डेंसिटी ऑफ कोन हो गया यहाँ पे इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर क्या होता है, जो बेस का रेडियस, तो यहाँ पे होगा 1/3 पाई, आर के जगह पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और एच के जगह पे कितना होगा 4r, तो ये होगा डेंसिटी ऑफ कोन पाई/3, ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4r स्क्वायर और इंटू 4r, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, राइट। तो डेंसिटी ऑफ कोन 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये हो गया M2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, नहीं ना। अब सिंपल है हमारे पास, हम यहाँ पे वाई सी ओम निकाले, वाई सी ओम का वैल्यू कितना होगा M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो M1 के जगह पे कितना होगा 12 इंटू 4 48 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ कोन डिवाइड बाय 3 इंटू इंटू ये y1 कितना होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कितना r होगा, ये 4r और ये एक r 5r, यहाँ पे हो गया 5r, राइट। और यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा M2 का वैल्यू कितना होगा 16 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ कोन बाय 3 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा r पे डिवाइड बाय, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 48 पाई आर क्यू डेंसिटी ऑफ कोन, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कोन है ये ना, प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये सब कुछ तो सेम ही है ना। देखो यहाँ पे कितना हो गया 48 पाई आर क्यू डेंसिटी ऑफ कोन बाय 3 प्लस 16 पाई आर क्यू डेंसिटी ऑफ कोन बाय 3, ओके। अच्छा, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 16 पाई आर क्यूब बाय 3 को दोनों साइड से, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीख सकते हैं। तो बचेगा कितना, कितना हम कॉमन ले रहे हैं 16 पाई आर क्यूब बाय 3, है ना, तो यहाँ कितना बचेगा 3 इंटू 5r, यानी कि 15r ऊपर बचा, और r को भी अगर कॉमन, नहीं नहीं r नहीं, ये 15r प्लस यहाँ पे कितना बचेगा r डिवाइड बाय, ये कितना हो गया यहाँ से ये 3 है, यहाँ बचा 3 प्लस और ये 1, ठीक है। तो ये हो गया 15 प्लस 16 और 3 और 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4r, 16/4 यानी कि 4 4 जा 16 यानी कि 4r, राइट। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा वाई कोऑर्डिनेट उसका 4r आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि सेंटर ऑफ मास हमारा इस जगह पर लाई करेगा, कोई दिक्कत, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ही है वैसे। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज के बारे में। ट्रंकेटेड बॉडीज बेसिकली क्या है, कैविटी वाले प्रॉब्लम्स, राइट। इसको हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैविटीज, या कैविटी के कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास ना अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक
ये पूरा लेंथ है हमारे पास b और ये पूरा का पूरा हाइट है a। अब ये तो इसमें से हम ना क्या किया कि हमने एक कट कर लिया सेगमेंट को, इसको यहां से एक r रेडियस का, अगर इसमें से हम कट करके निकाल लें r रेडियस का इस जगह से, राइट, तो उस केस में हमारे पास जो नया सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ होगा। ये है ट्रंकेटेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट, मतलब हमें नया बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना हम पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास हो गया एक एज ए होल, मतलब जब ये कैविटी नहीं था कैविटी को हटा करके, कैविटी के मतलब जब यहाँ पे प्रॉपर जो मास था जो इसका डेंसिटी है उसके साथ में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं कि इसका जो डेंसिटी है ये हमारा प्लेट है, इसका डेंसिटी हमने ले लिया सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। तो इसका जो मास होगा m1 वो होगा सिग्मा इंटू पूरा सरफेस एरिया यानी कि ए बी, ठीक है। और यहाँ से हाँ इसका ये आर है। अब सेंटर ऑफ मास हम कहीं से किसी के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको ओरिजिन मान लूंगा इस पॉइंट को, तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी रहेगा, राइट। या फिर अगर इसको मानूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगा, किसी को भी मान सकते हैं। मैं इसको अगर मान के करूँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका ये देखो, ये इसको अगर हम लाइन को सेंटर मान रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो दोनों शेप है, ये रेक्टेंगल भी और ये सर्कल भी, राइट, या डिस्क भी, ये क्या होगा एक्स इसके अलोंग सिमेट्रिक है, तो इसका क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सब इसी लाइन पे आएगा, राइट। तो हम इसे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट, कोई दिक्कत। तो हम सिर्फ इसका x1 बात करते हैं, x1 क्या आ जाएगा इसका 0। अब m2 इसका हम लेते हैं, इसका मास क्या लेते हैं हम, जो डेंसिटी है ना, ट्रिक यही है कि इसका जो डेंसिटी है उसको हम ना निगेटिव ले लेते हैं, या माइनस मास को ही हम निगेटिव ले लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर और x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा यहाँ पे r पे, है ना। अब यहाँ पे m2 का वैल्यू जो माइनस लेते हैं, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो निगेटिव ले लेते हैं, बस यही ट्रिक है। तो उसके चलते क्या होगा, अगर हाँ ध्यान रखना कहीं कहीं फॉर्मूला होता है ना ट्रंकेटेड बॉडीज में एक्स यूएम या वाई सी एम जो निकालते हैं m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले तो समझ लो कि माइनस लिए ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ है, तो हम यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी माइनस लिया रखा। और नहीं तो अगर हम प्लस के साथ यूज करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक ही जगह पे हम माइनस यूज कर सकते हैं पहली में। अगर हम मैंने पहले माइनस ले लिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स यू एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, और तब जा करके हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लेता हूँ तो मुझे बस यहाँ ये यूज करना है, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सिंस मैंने नॉर्मली सभी जगह पे यही ट्रिक यूज करते हैं कि कंफ्यूजन नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ इसको नहीं लिख रहा, पर मैंने समझा दिया कि ये भी यूज कर सकते हैं पर माइनस हमें यहाँ लेना होगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा एक्स यू एम हमारे पास m1 का वैल्यू है सिग्मा ए बी इंटू x1 का वैल्यू हो गया 0 माइनस m2 का वैल्यू होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर और x2 का वैल्यू हो गया r डिवाइड बाय सिग्मा ए बी माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, बचा कितना सिग्मा पाई स्क्वायर इंटू आर माइनस सिग्मा पाई आर क्यूब बाय सिग्मा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, तो बचा कितना पाई आर क्यूब अपॉन ए बी माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये निगेटिव में मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आई बात ना। तो हम ना इसी तरह से ट्रंकेटेड बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है या सेंटर ऑफ मास है वो फाइंड करते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना एज शोन इन फिगर, ओके, सेम क्वेश्चन है,
सिमिलर है, मैंने यहाँ ये इसने यहाँ ले रखा है, मैंने यहाँ लिया था, कोई दिक्कत, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, राइट। ये आपको एज ए होमवर्क ट्रीट करना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट ABCD ऑफ मास m हैज लेंथ a, राइट, लेंथ a एंड विड्थ b, राइट, एज shown in figure. If the shaded portion HBGO, ये जो पार्ट है, इसको कट ऑफ, the coordinates of center of mass of the remaining portion will be, ठीक है। तो हमें यहाँ जीरो जो ओरिजिन ले रखा है इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, राइट, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है बी ए और ये विड्थ है बी। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे बॉडी का मतलब सरफेस जो मास डेंसिटी है सिग्मा मान लेते हैं, राइट। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। तो अगर हम कैलकुलेट करें m1 क्या होगा, इस पूरे के पूरे जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, थिन प्लेट या जो शीट है, इसका मास तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए बी, कोई दिक्कत। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, अगर एक्स यू इसका x1 बात करें तो x1 कितना होगा a/2 और y1 कितना होगा b/2, ठीक है। ये इसके रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं m2 कितना होगा, देखो ये है यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ कितना होगा a/2 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा b/2। तो हमारे पास m2 कितना होगा सिग्मा इंटू a/2 इंटू b/2, राइट। बचा तो कितना हो गया सिग्मा ab/4। और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x2 कितना होगा, तो ध्यान रहे इसका x2 को होगा a/2 प्लस a/4, यहाँ से क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है रेक्टेंगल क्या होता है बीच में एकदम, तो जो इसका लेंथ है इसका हाफ और इसका विड्थ है इसका हाफ आएगा, राइट। तो x2 का वैल्यू कितना होगा a/2, यहाँ ऑरिजिन से यहाँ तक का लेंथ, और ये क्या होगा a/4 यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो प्लस a/4, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3 3a/4, ठीक है। और y2 का वैल्यू कितना होगा, y2 का वैल्यू उसी तरह आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक a/2 b/2 और प्लस b/4 यानी कि 3b/4, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, एक्स यू में अगर निकालना हो तो क्या होगा m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारे पास m1 का वैल्यू है सिग्मा ए बी और x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास a/2 माइनस अगेन सिग्मा ab/4 सिग्मा ab/4 और x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3a/4 डिवाइड बाय और सिग्मा ए बी माइनस सिग्मा ab/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा, ये 4 4 जा 16 है, यहाँ पे 2 ही है, राइट। तो इसका 16 हो गया, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा तो 2 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 सिग्मा a² b, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 3a² b यानी 3 सिग्मा a²b, कोई दिक्कत ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 सिग्मा ab माइनस सिग्मा ab/4, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 5 सिग्मा a²b अपॉन 16 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 सिग्मा ab/4, राइट। अब ये देखो सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, a² इस पार से कैंसिल आउट हो जाएगा, b से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। बचा कितना 5a/16 यानी कि 5a/16 और ये फिर ठीक है, और नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 4/3, ओके। तो 4 4 जा 16 बचा कितना, तो 5a/12 XUM। 5a/12 कौन सा है, सिंपल सा है, इसमें है तो ऑप्शन डी करेक्ट।
कोई दिक्कत? अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, राइट? तो हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, राइट? अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कैलकुलेट करना, तो क्या हो जाएगा, ये डी आर सी ओ एम अपॉन डी टी। यहाँ पे हमारे पास ये सभी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, राइट? और उससे क्या मिल जाएगा हमें, एम वन डी आर वन अपॉन डी टी अपॉन डी टी प्लस एम टू डी आर टू अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 एम एन डी आर एन अपॉन डी टी डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू एम एन। ये कितना हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो एम वन भी वन प्लस एम टू वी टू प्लस डॉट 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 एम एन वी एन अपॉन, राइट, एम वन प्लस एम टू रहेगा, राइट, एम एन, ये हो गया वी सेंटर ऑफ मास, राइट? तो यहाँ से हम ऐसे वी सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम वन भी एम आई भी आई इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई, अगेन आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है? कोई दिक्कत? ये है सेंटर ऑफ मास का और वेलोसिटी का तरीका। अगर इसी तरह से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होगा, डी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी। और यहाँ से आ जाएगा, अगर हम सभी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस डॉट 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 एम एन ए एन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस डॉट 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 एम एन। यानी कि हमारे पास ए सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई ए आई का वैल्यू 1 से n तक डिवाइड बाय अगेन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n एम आई। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, राइट? अब इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देख रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ दो वैल्यू दे रखे हैं। अगर ये इसको मान लिया हमने m1, इसको मान लिया हमने m2, तो इस जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये 5 cos 37 इधर, राइट? तो इस ये मान लो v1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू 3/5, सॉरी 4/5, यानी कि हो जाएगा ये 4i के प्लस 3j के मीटर पर सेकेंड, राइट? और v2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 53 डिग्री है, तो ये आ जाएगा कॉस प्रोडक्ट, तो इधर रहेगा निगेटिव आ जाएगा इधर ना, तो ये आ जाएगा 10 cos 53, cos 53 का वैल्यू होता है 3, राइट? 3/5, तो 10 इंटू 3/5 यानी कि 6 आई कैप, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5, तो 4 2 जा 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड, सिंपल। तो अगर हम भी सी ओ एम निकालना चाहें तो क्या आएगा, एम वन का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 4i प्लस 3j प्लस m2 हमारा 1 है, 6i माइनस 8j कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, सॉरी मास 2 था ना, 2 कितना होगा, ये 4 2 जा 8 आई कैप प्लस 3 2 जा 6 जे कैप प्लस 6 आई कैप minus 8 j cap divided by 3, which means
8 प्लस 6 यानी कि 14 आई कैप माइनस 8 प्लस 6 है माइनस यहाँ पे माइनस 2 जे कैप डिवाइड बाय 3। ये हो गया मीटर पर, कोई दिक्कत। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पे दे रखा है two particles of masses 2 kg and 4 kg are approaching towards each other, मतलब कि एक वेलोसिटी, इसका मास है 2 kg, ये इधर जा रहा है, और एक जो मास है इसका वैल्यू है मास है 4 kg, वो इधर आ रहा है, राइट। विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर से ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये एक ही लाइन में हो रहा है, राइट। ठीक है, तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ACOM अगर निकालना हमें तो क्या होगा, M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अगर ये फॉलो करेंगे तो M1 का वैल्यू 2 इस, और A1 का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर आएगा प्लस 4, और M2 का वैल्यू यहाँ पे लेके -2। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, राइट। डिवाइड बाय 4 प्लस 2 यानी कि 6। 2 माइनस 8/6 विच मीन्स -6/6 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस साइड में, लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि फाइंड ACM। तो M1 और M2 दे रखा है, A इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन A रखा हुआ है। तो अगेन यहाँ पे ACOM निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, राइट। अब देखो यहाँ पे M1 का तो वैल्यू ये M1 है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और A है निगेटिव में, मतलब नीचे की तरफ को निगेटिव ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा -M1A, राइट, प्लस ये M2 है, M2A डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A को कॉमन ले लें तो बच जाएगा A M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1, राइट। ये हो गया A सेंटर ऑफ मास का वैल्यू, राइट। कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था क्या, VCOM बराबर क्या था, M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 M1VN बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn। अगर इसको इधर लिया जाए, ये टोटल है मास M, तो इसको हम कैपिटल M लिख लें, या पूरा मास ऑफ द सिस्टम सभी पार्टिकल्स का मास। तो हमारे पास कितना होगा, या M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn, ये हो जाएगा VCOM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 MnVn। ये क्या है, ये जो हमारे पास सिस्टम पार्टिकल्स है, इस सब का जो हम मोमेंटम निकालेंगे ना, सभी का मोमेंटम का सम करेंगे, तो क्या आएगा, वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, राइट। ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, टोटल मास, राइट, इनटू VCOM, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये Pn आ जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब कि सभी पार्टिकल का जो कलेक्टिव मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर होएगा, उनका सम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू फोर्सेस F1 और F2 आर एक्टिंग ऑन टू पार्टिकल्स ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट ACM। तो हमें सबसे सिंपल पहले क्या करना होगा, A1 निकालना होगा। A1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 बाय M1, और M1 का वैल्यू, राइट, हमारे पास 10 kg है, और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 बाय
m2, है ना। अब सिंपल है हमारे पास, ए सी एम बराबर क्या होगा, ए सी ओ एम m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे कितना है, ये m1 इंटू ए वन का वैल्यू f1 अपॉन m1 करेंगे तो m1 कट जाएगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f1 प्लस f2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4i प्लस -2j प्लस 3k कैप, राइट, प्लस 7i माइनस 8j प्लस 5k डिवाइड बाय टोटल मास कितना हुआ, 10 पर प्लस 5 15। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 7 11i कैप माइनस 10j कैप और प्लस 8k कैप डिवाइड बाय 15। ये हो गया हमारे पास ACOM। अब इसको बताने के बाद ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जब ACOM निकाला था मैंने ना, कहाँ पे बताया था मैंने ACOM, ए सेंटर ऑफ मास, राइट। इस जगह पे एक और, अगर दोनों साइड में अगर हमें ये जो समेशन ऑफ एम आई यहाँ पे आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल मास है, तो हमारे पास आ सकता है यहाँ पे इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा एम एम और ये ACOM, ये क्या हो जाएगा, अच्छा M1 A1 क्या है, F1 है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस M2A2 डॉट 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 FN। यहाँ से हमारे पास नेट फोर्स का भी आ जाता है कि अगर एफ नेट क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कितना हो जाएगा, बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम, सभी पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम करेंगे तो जो उसका जो वेक्टर सम आएगा वो क्या आएगा, नेट फोर्स, राइट। मास इनटू एक्सेलरेशन, जो नेट फोर्स आएगा वो किस पे लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर, ओके। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। होता क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है अगर मूव कर रहा है तो पूरे के पूरे बॉडी के मास को ना उसी सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान करके एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे और उसका ये जो जितने नॉर्मल ऑफ जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे, राइट। जैसे एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू यू सी एम प्लस हाफ एस ए सी एम टी स्क्वायर, इस यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर वी सी एम इज इक्वल्स टू यू सी एम प्लस ए सी एम टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a CM। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा ये, और यहाँ पे अगर ये एस से वी सी एम माइनस ये वेलोसिटी के साथ में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी था, राइट। अगर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखा टू पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर विद स्पीड UA UB। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टू पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, राइट, जो वर्टिकल डायरेक्शन है। स्पीड ऑफ UA इज 200 मीटर, स्पीड ऑफ B इज 50 मीटर पर सेकेंड, 200 meter per second, 50 meter per second. Initially, they were 90 meter apart. Find the maximum height attained by the center of mass of the particle. Assume acceleration due to gravity to be constant, g is equal to 10 meter per second square. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर हमें UCM निकालना है, यू सेंटर ऑफ मास निकालना, ये क्या होगा, U1 M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, कितना हो जाएगा ये, M1, इसको हमने मान लिया M1, इसको मान लिया M2। तो M1 का वैल्यू दे रखा है 1 और UA कितना है 200 प्लस M2 का वैल्यू दे रखा है 2 और ये है 50, राइट। लेकिन ये नीचे की तरफ है तो ये -50 हो जाएगा, नीचे की तरफ है ना, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 1 प्लस 2, तो आएगा कितना हमारे पास UCM
ये आ गया 200 माइनस 100 दैट इज 100/3 और ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर हमारे पास ए सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, तो m1u1 m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास इनका क्या है, a1, दोनों का नीचे की तरफ ही होगा एक्सेलरेशन, राइट। तो दोनों का, इसका भी निगेटिव इसका भी निगेटिव, है ना। m1 ये हो गया 1 × -10, यहाँ भी आ जाएगा +2 × -10 डिवाइड बाय 1+2। तो ये -10 अगर कॉमन ले ले तो बचेगा कितना, 2 + 1 3/3, यानी कि -10 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेंटर पास। तो मैंने क्या बताया कि अब हमें ना पूरे के पूरे मतलब मास को ना सिंगल सेंटर ऑफ मास के पर ट्रीट कर लेंगे पूरे बॉडी का। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इनका इनिशियली 90 मीटर पे था, तो इनका XCM क्या होगा इनिशियली, YCM जो होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो M1Y1 यानी कि 1 × 0 1 × 0, राइट। इसका पोजीशन क्या है y में, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन हमारे पास m1 प्लस m2। तो इनिशियली क्या आएगा हमारे पास, YCM इनिशियल, ये आ गया, ये y1 तो 0 था, 0 प्लस m2 का वैल्यू है 2 × 90/3, यानी कि 3 × 3 = 30, यानी कि 60। तो हमारा जो और इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था वो 60 मीटर पे था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से अगर इसको थ्रो कर रहे हो ऊपर तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तुम्हें पता है। पूरे के पूरे मास को हम इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करके हम सॉल्व करेंगे, राइट। और टोटल मास कितना ले लेंगे, 3 kg का, कोई दिक्कत। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं नॉर्मल काइनेमेटिक्स का, कि ये नॉर्मल क्वेश्चन क्या हो गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है 3 kg, ये ग्राउंड से 60 मीटर पे है और यहाँ पे इस ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से, तो 100/3 मीटर पास्कल से। बस यही तो करना है हमें, इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है यहाँ से। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होता है, u²/2g। तो यहाँ से जो h मैक्स आएगा इस जगह पे, h का वैल्यू कितना आएगा, u²/2g। u का वैल्यू कितना है 100/3, यानी कि 100 का स्क्वायर, 100/3 का स्क्वायर अपॉन 2g, 2 यानी 10, बेसिकली ये आएगा कितना, 000/9 और यहाँ पे 20, ये इधर आ गया 500/9। h का वैल्यू कितना हो गया 500/9। तो जो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना दूर तक जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा 60, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 पे पोजीशन पे था इनिशियली, प्लस 500/9, 500/9 को अगर पॉइंट में कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 955.5, यानी कि कितना हो गया 115.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बताया कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, समझ लो केस यहाँ पे हम टोटल 3 या 4 केसेस पढ़ेंगे। तो इसमें से एक केस ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, तो मतलब कि सेंटर ऑफ मास को किसी भी तरह से मान लेते हैं कि वो रेस्ट पे है, सिचुएशन है ऐसा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dr/cm/dt 0 हो जाएगा। मतलब कि r ये हो गया कांस्टेंट, r सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, राइट। वेलोसिटी 0 है तो मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि dr जो है ये आ जाएगा 0, राइट। dr सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर हमारे पास v कांस्टेंट है, जैसे VCOM बराबर क्या होता है,
हमारे पास होता है ना समेशन ऑफ एम आई वी आई बाय समेशन ऑफ एम आई, ये हो गया जीरो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमने ले लिया जीरो, तो ये कितना होगा समेशन ऑफ एम आई वी आई जीरो, राइट। इसका मतलब क्या होगा, सभी का जो मोमेंटम होगा, सभी पार्टिकल का मोमेंटम, वो उनका सम क्या आएगा, जीरो। साथ ही साथ हमने क्या किया था, भी सी ओ एम बराबर क्या था, डी आर सी ओ एम सेंटर ऑफ मास बाय डी टी। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर सी ओ एम कॉन्स्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंज होगा, यानी कि डी आर सी ओ अगर हम लेते हैं तो ये जीरो आएगा, है ना। सिर्फ यही कहने का मतलब था, कोई दिक्कत। इसका यूज देखते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। A man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank to the other end. The length of the plank is 10 meter. Find the displacement of the plank over floor when the man reaches the other end of the plank. ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो है, राइट। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मेन ट्रिक यहीं पे है, एफ एक्सटर्नल हमारा क्या है यहाँ पे जीरो। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ है कि ए सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे था इनिशियली तो रेस्ट पे ही रहेगा, और पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव ही कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इनिशियली दोनों सिस्टम रेस्ट पे था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में वी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो। अब वी सेंटर ऑफ मास जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डी आर जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि आर सेंटर ऑफ मास ये हमारा कांस्टेंट है, और आर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का मतलब होगा कि डी जो उसमें चेंज आ रहा है ये हो जाएगा जीरो, है ना। इसी से आता है कि हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला को ही, कि हमारे पास आर का क्या था, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू बाय एम वन प्लस एम टू। अब यहां से एक टर्म आता है डी आर, इस इसमें चेंज इन आर, ये क्या हो जाएगा, एम वन डी आर वन प्लस एम टू डी आर टू बाय एम वन प्लस एम टू। अगर कोई डी आर जीरो हो गया, इफ डी आर इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस समेशन वुड बी इक्वल टू जीरो, विच मीन्स एम वन डी आर वन प्लस एम टू डी आर टू वुड बी जीरो। हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ये दोनों फॉर्मूला आगे चल के काफी यूज होंगे, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था पहले, अगर इस रोड का सेंटर ऑफ मास देखे तो ये 5 पे था, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, इस जगह पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, M1, ये पर्सन जो है ये अब क्या है, यहाँ से उठ करके इस जगह पे आ गया। अगर ध्यान दे, लेट से कि ये x जो प्लैंक है ये इधर x डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, राइट। कितना शिफ्ट कर गया, अब देखो शिफ्ट क्यों करेगा, समझो बात को, कि ये पर्सन यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे कहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। अब जैसे जैसे ये पर्सन इधर आना शुरू करेगा, सेंटर ऑफ मास को तो कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए ये जो सेंटर ऑफ मास है ये भी इधर आना शुरू करेगा, स्लोली स्लोली, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लैंक है ये इधर शिफ्ट करेगा राइट साइड में, है ना। तो वही हम मान रहे थे कि ये जो प्लैंक है ये x सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो यहाँ पे आ गया इस एंड पे, है ना। तो हमारे पास M1 जो होगा, मान ले M1 60 kg,
इसका मास कितना 60 kg। ये कितना दूर चल के गया, ये इस एंड से यहाँ से ये इधर पहुंचा, तो कितना चला 10 माइनस एक्स, क्योंकि प्लैंक पीछे खिसक गया ना एक्स, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स। इसका सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट आया 10 माइनस एक्स का, प्लस प्लैंक किधर शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में एक्स, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट आया वो माइनस एक्स का आया 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 600, 600 माइनस 60 एक्स माइनस 20 एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 600 इक्वल्स टू 80x, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 600 अपॉन 80। ये चला गया, ये 15 4 जा 60, ये 2 4 जाए, दैट मीन्स 7.5 यूनिट। अगर मीटर में है यहाँ पे तो ये 7.5 मीटर। तो मतलब कि जो प्लैंक है ना वो 7.5 मीटर पीछे खिसकेगा अगर ये मेन यहाँ ये जो पर्सन है ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे आए। कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 पर्सन्स ए एंड बी, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक एज शोन इन फिगर, ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। ठीक है, अब क्या है ए एंड बी जो है अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है, मतलब कि ए इस एंड से यहाँ पे आ जाता है और बी इस एंड से यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास कितना पोजीशन में, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ। अब यहाँ भी वही केस आ जाएगा, क्योंकि कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो भी सी ओ एम है वो 0 है, और आर सी ओ एम क्या आएगा, ये आएगा कांस्टेंट। और आर सी एम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डी आर सी ओ एम, मतलब सेंटर ऑफ मास में जो आएगा वो पोजीशन में चेंज हुआ 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लेट से कि एक्स आगे शिफ्ट हो जा रहा है, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है ये प्लैंक जो है आगे की तरफ एक्स शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो हम मान लेते हैं कि इधर शिफ्ट हो गया। तो बी जो है वो चल करके यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया ये बी, और ए चल करके यहाँ पे आ गया, ये ए चल के यहाँ पे आ गया, राइट, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो ये अपने एक्स डिस्टेंस पे आ गया। अब अगर हम बात कर ले, यहाँ पे 3 मास है, 1 2 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा एम ए इंटू डी एक्स ए प्लस एम बी डी एक्स बी प्लस एम प्लैंक ऑफ मास डी एक्स पी। इस सम कितना आना चाहिए 0, है ना। एम ए कितना है 40, और इसका ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और ये 10 प्लस एक्स जाएगा, ये यहाँ जब पहुँच रहा है तो इसका कितना आएगा 10 प्लस एक्स शिफ्ट में आएगा, सेंटर ऑफ मास में चेंज, प्लस एम बी ये है 60, ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ आ रहा है, तो ये 10 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स प्लैंक पे चला गया, तो ये आ गया 10 माइनस एक्स, और प्लस प्लैंक का मास कितना है 100, और एक्स पी हम इधर इसको शिफ्ट करा रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर जाएगा, कितना शिफ्ट कर जाएगा इधर एक्स, ये आ गया 0। बस यही पुट करना है हमें। ये कितना हो गया 400 प्लस 40x प्लस 600 माइनस 60x प्लस 100x इक्वल टू 0। ये कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 6 4 1000, यहाँ पे 40 माइनस 60, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 100 है, तो ये आ गया 140 माइनस 60 यानी कि 80, यानी कि इधर आ जाएगा माइनस 80x, और इस जगह से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा -1000/80, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 25, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया -12.5 मीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो हमने x इधर लिया ना, प्लैंक लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, इसलिए ये, और कितना शिफ्ट करेगा तो 12.5 मीटर शिफ्ट करेगा। बस कोई दिक्कत यहाँ पे। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये शिफ्टिंग वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ
top of a smooth wedge of mass m, which in turn is placed at rest on a smooth horizontal surface as shown in figure. Then the distance moved by the wedge as the particle reaches the foot of the wedge is. ठीक है, अब यहाँ पे एक मतलब कॉम्प्लिकेशन आ गया क्या कि देखो मैंने बोला था कि नेट फोर्स जब जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, राइट? और वहां से VCOM जीरो होता है और वहां से RCOM कांस्टेंट आ जाता है। बट यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि नेट फोर्स तो नीचे लग रहा है, राइट? तब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसमें इसका ना सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा वाई की तरफ। वाई में इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो नहीं लग रहा ना, तो हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का वो चेंज नहीं होगा, राइट? यहाँ पे सिंस एफ एक्स इज जीरो, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ACOM, राइट, का एक्स कॉम्पोनेंट होगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि भी सेंटर ऑफ मास का एक्स कॉम्पोनेंट होगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि आर सेंटर ऑफ मास का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हुआ, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और यहां से फिर से आ गया क्या कि डी आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा का एक्स कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा जीरो। समझ में आई बात? तो इसका यहां से हम मानते हैं कि लेट्स से कि ये जो प्लैंक है ये ना अपने पोजीशन से एक्स शिफ्ट कर गया, एक्स साइड आ गया। कितना देर आ गया? ये ओरिजिनली यहां था, ये ओरिजिनली यहां था, ये एम यहाँ था, अब क्या है ये यहाँ पे आ गया। जब यहाँ आया तो इसमें कितना शिफ्ट आ गया एक्स का, है ना? और तो टोटल लेंथ है एल, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सिंपल ले लिया एम, राइट, dx1 ले लिया हमने प्लस स्मॉल एम dx2, ये आएगा जीरो। अब एम ये कितना शिफ्ट हो रहा है, मान लेते प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है एक्स, तो यहाँ पे -x आ जाएगा प्लस एम, और ये यहाँ पे आ रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक तो हॉरिजॉन्टली एल मूव कर रहा है, लेकिन ये पीछे जा रहा है एक्स, तो यहाँ जाएगा एल माइनस एक्स। ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, एल माइनस टोटल लेंथ है एल, तो ये जाएगा एल माइनस एक्स ना, इक्वल टू जीरो। इसके सेंटर ऑफ मास में हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आया, एल माइनस एक्स पोजिशन में, राइट? तो यहाँ हो जाएगा -mx प्लस ml माइनस स्मॉल mx इक्वल टू जीरो। इस जगह से क्या आ जाएगा, ml इज इक्वल्स टू x कैपिटल M स्मॉल m, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू ml अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये हो गया शिफ्ट, यानी कि जो x है ना वो इधर आएगा कितना, ये लेंथ पे। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन समझ में आया? इजी है।